Welcome back to my channel Learn with Nisha. Okay, so in my last video I told that we'll start with the topic Cold War in my new video. So this is the part 2 of the chapter the Cold War era. इसमें हम लोग समझेंगे Cold War क्या है, ठीक है ना. Before I move on to war, Cold War, पहले बात कर लेते हैं war क्या होता है. War क्या है? War is the physical fight. क्या होता है? फिजिकल फाइट बिटवीन टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज, है ना, जिसमें आर्म्स, अम्यूजमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉर. फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, वेपन्स का यूज़ हो रहा है, एज वेल एज़ वहाँ पे बहुत सारे लॉस ऑफ लाइव्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो रहा है. तो जब ये सारी चीज़ें होती है दो कंट्रीज़ के बीच में फिज़िकल फाइट होती है, न्यूक्लियर वेपन्स, आर्म्स, अम्यूजमेंट्स, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉर. ओके, सो जब ये वॉर होता है तो कोल्ड वॉर क्या होता है? लेट्स सी व्हाट इज़ कोल्ड वॉर. सो कोल्ड वॉर इज़ बेसिकली द कॉम्पिटिशन, टेंशंस, कन्फ्रंटेशंस एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट. देखो, कंपटीशन किस बात की कंपटीशन? कि एक से बढ़ के एक, मतलब अगर यूएसए बड़ा है तो यूएसएसआर उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहता है, तो आपस में कॉम्पिटिशन्स, एक से बढ़ के एक होने का कंपटीशन, ठीक है. टेंशंस, किस तरह की टेंशंस? आपस में नहीं बनना, कन्फ्लिक्ट्स होना, यानी कि जितने भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स होना, इसको हम लोग कहेंगे टेंशंस, ठीक है ना. कन्फ्रंटेशन, ये हमने अपने एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देख ही लिया था कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के लिए सामने आ गया था. एक ने मिसाइल प्लेस कर दिया, एक ने मिसाइल को रोकने के लिए अपने शिप्स उतार दिए. तो इनमें कितने सारे कन्फ्रंटेशंस हुए थे, और ये किसके बीच में चल रहा था? बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. सो बेसिकली व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या है? कॉम्पिटिशंस, टेंशंस, कन्फ्रंटेशंस and the most important factor, ideological conflict. Ideological conflict क्या होता है? आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब आप अपने सीनियर क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो इस शेप में वर्क करती है, जिसको हम लोग हॉर्सशू शेप भी कहते हैं. एक अगर लेफ्ट है तो एक राइट होगा, ठीक है ना. आइडियोलॉजी हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑपोजिट में वर्क करती है. तो अगर आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है, एक दूसरे की आइडियोलॉजी बिल्कुल अपोजिट्स है, तो जब जंग के मैदान में उतरेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़ ही मैच नहीं करती है. ओके, तो इनकी आइडियोलॉजीज़ क्यों मैच नहीं करती, क्या है, वो हम लोग अभी फर्दर देखेंगे. अब देखना, आइडियोलॉजी को मैं और थोड़ा एलैबोरेट करने के लिए बता दूँ कि हम जब फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो वी फाइंड देम अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही ढूंढते हैं. अगर हमें पढ़ना पसंद है तो हम पढ़ने वाले दोस्त बनाएंगे, घूमना पसंद है तो घूमने वाले दोस्त बनाएंगे. अगर मेरा आइडियाज़ उसके साथ मैच हो रहा है तो ही हम उसके साथ फ्रेंडशिप रख पाएंगे, ठीक है ना. तो सेम यहाँ पे वही हो गया था कि इनकी आइडियोलॉजीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी, और जहाँ आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं होती वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना इज़ फॉर श्योर. तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में आ गया था. क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी. क्या थी? लेट्स सी. यूएसए की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना. यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करता था. यूएसए के पास लिबरल डेमोक्रेसी था, जस्ट लाइक अस, हमारे पास डेमोक्रेसी है, यूएसए के पास लिबरल डेमोक्रेसी था. ओके, यूएसएसआर के पास सोशलिज्म था. सोशलिज्म मतलब स्टेट के पास, यानी कि स्टेट रिफर करते हैं हम लोग सेंटर को, ठीक है ना. स्टेट के पास सारा पावर था, सारा कंट्रोल था स्टेट के पास, मतलब दैट विल ओनली डिसाइड कि क्या है नहीं है. और डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे पास पता है हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेट में होते हैं, सेंटर में होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं. तो डेमोक्रेसी यूएसए फॉलो करता था, यूएसएसआर सोशलिज्म फॉलो करता था. दूसरा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या था? यहाँ पे कैपिटलिज्म था. यूएसए में कैपिटलिज्म था. कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना, प्राइवेट ओनर्स वो बहुत ज़्यादा ओन करते हैं प्राइवेट
मतलब रिसोर्स को ओन करते हैं, मतलब प्राइवेट ओनर्स रिसोर्स को ओन करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज को ओन करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को ओन करते हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म में। लेकिन कम्युनिज्म में अगेन वही सेम, एक कम्युनिटी और अ होल होता है जो सारे सारे रिसोर्सेज को वो ही ओन करते हैं, मतलब नो प्राइवेट ओनर्स वहाँ पे होते हैं। गवर्नमेंट जो रहता है, जो स्टेट रहता है, एक कम्युनिटी रहता है, वो ही सारी चीज़ों को ओन करता है, वही उन सब चीज़ों का देखभाल करता है। बट कैपिटलिज्म की जब बात करें तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जैसे यूएसए में प्राइवेट ओनर्स थे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, मतलब प्राइवेटली ओन्ड बहुत सारी कंपनीज थी। तो इनके बीच का सबसे पहला और सबसे मेजर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो था वो क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी, इधर था सोशलिज्म। अगेन यूएसए में कैपिटलिज्म फॉलो होता था, यूएसएसआर में कम्युनिज्म फॉलो होता था। ओके सो ओवरऑल अभी हमको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर होता है कॉम्पिटिशन्स, टेंशंस, कन्फ्रंटेशंस एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। कभी भी किसी के बीच में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उनके बीच में कोल्ड वॉर रहेगा, ठीक है ना। वो वॉर क्यों कन्वर्ट नहीं होगा हॉट वॉर में, मेनी मोर रीजंस अभी हम लोग आगे देखेंगे। बट कोल्ड वॉर अगर पूछा जाए क्या है, तो कोल्ड वॉर इज बेसिकली कॉम्पिटिशन्स, एक से एक बढ़ने का, tensions, confrontations and ideological conflict. So this is what Cold War is. अब बात करेंगे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। पहला टॉपिक, व्हेन डिड कोल्ड वॉर स्टार्ट। कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो कब से कब चला था, 1939 से 1945 तक चला था। एंड अगस्त 1945 में इट हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड। कैसे एंड हुआ था वो देखेंगे हम लोग। 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होते ही शुरू होता है कोल्ड वॉर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गेव राइज और बर्थ टू बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। यहाँ से शुरू होता है कोल्ड वॉर। मैं ज़्यादा डेप्थ में अभी वर्ल्ड वॉर में नहीं घुसूंगी क्योंकि आई मेक सेपरेट वीडियोस ऑन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो थोड़ा देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैसे हुआ था, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर शुरू होने में बहुत बड़ा हाथ था एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे, हाउ डिड द वर्ल्ड वॉर 2 एंड, लेट्स सी। द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड व्हेन यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स। वर्ल्ड वॉर 2 कैसे एंड हुआ, जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिया इन द सिटीज़ ऑफ जापान। जापान के 2 सिटीज़ में यूएसए ने बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिया, एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिया। पहला सिटी था हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप करा था उस बॉम्ब को नेम किया गया था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी को जो बॉम्ब ड्रॉप करा था उसे नेम किया गया था फैट मैन, ठीक है ना। तो ये था एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को एंड होने में क्या करा, वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए क्या करा, यूएसए ने सिटीज़ ऑफ जापान में, 2 सिटीज़ ऑफ जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। अब कुछ नहीं बच गया, जापान हैज़ टू सरेंडर, जापान सरेंडर कर चुका, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के 2 के दौरान देखना 2 अलायंसेस बनाई गई थी, यानी कि 2 ग्रुप्स बनाई गई थी जो वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। बेसिकली वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वर्ल्ड वॉर 2 किसके बीच में हो रहा था, 2 अलायंसेस के बीच में हो रहा था। कौन कौन सी अलायंसेस थी, एलाइड फोर्सेस, पहला फर्स्ट वाली थी एलाइड फोर्सेस एंड दूसरी वाली थी एक्सिस पावर, एक्सिस फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलाइड फोर्सेस जो थी उसके अंदर में आती है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। पहले वाले में आती है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है ना। हम लोग यूके और ब्रिटेन ऐसे दोनों ही लिख सकते हैं। तो यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरे वाले में आती है जर्मनी, इटली एंड जापान, यानी कि एक्सिस फोर्स में आती है। अभी तुरंत एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा,
जो कोल्ड वॉर है वो तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो रहा है, तो ये दोनों सेम पार्टी में ही कैसे हैं, सेम फोर्स में ही कैसे, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये दोनों ही सेम फोर्स में थे, सेम पार्टी में थे, क्योंकि इनके लिए अगर सबसे बड़ा खतरा उस वक्त कोई था तो वो कौन था, हिटलर, यानी कि जर्मनी। इन लोग को मिल के डिफीट किसको करना था, हिटलर को। जर्मनी को इजीली डिफीट करके इनको बस काम ख़त्म करना था, इसीलिए ये लोग सारे मिलके एक ही फोर्स में थे। ओके, चलो अभी देखते हैं आगे। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, यूएसए ने बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिया, जापान ने सरेंडर कर दिया, एक्सिस फोर्स हार गया, अलाइड फोर्स जीत गया। अलाइड फोर्स जीतने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 देयर वर ओनली 2 पावर्स लेफ्ट एंड द वर्ल्ड वुड बिकम बाइपोलर। सिर्फ 2 ही पावर बचे थे, यूएसए और यूएसएसआर, वर्ल्ड बाइपोलर हो गया। मतलब 2 सुपर पावर निकल के आए, अलाइड फोर्सेस से 2 सुपर पावर निकल के आए, यूएसए एंड यूएसएसआर, और वर्ल्ड वाज ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू बाइपोलर, यानी कि वर्ल्ड बाइपोलर हो गया, 2 तरफ हो गया, 2 पोल्स की तरफ हो गया। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि यहाँ तो यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस थे, तो वाई ओनली यूएसए एंड यूएसएसआर, नॉट ब्रिटेन और फ्रांस। तो बता दूँ कि फ्रांस ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है ना, ऑलमोस्ट फ्रांस डिस्ट्रॉय हो चुका था, और यूके इसलिए बच गया था क्योंकि यूएसए ने एंट्री ले ली थी। लेकिन अगर यूएसए उस वक्त एंट्री लेके बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं करता तो यूके भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी वजह से क्या हुआ था कि फ्रांस के पास अब तो कुछ बच नहीं गया कि वो सुपर पावर बन के आए, एंड यूके को बचाने के लिए यूएसए खुद ही आया, तो वो क्या उसके सामने आएगा। तो ये दोनों ऑलरेडी हारे हुए थे, तो यहाँ पे 2 ही मेजर पावर्स बचे हुए थे, जो थे यूएसए एंड यूएसएसआर, और यही दोनों पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बन के आए सुपर पावर्स, और वर्ल्ड को 2 भागों में 2 पोल्स बाइपोलर बना दिया, ठीक है, डिवाइड हो गया था। ओके, नाउ अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे, जब वर्ल्ड वॉर 2 में साथ में लड़ रहे हैं यूएसए एंड यूएसएसआर, तो फिर आखिर क्यों इनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ, एंड होते ही इनके बीच में कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी मिलेगा, क्यों इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ये वॉर ख़त्म होते ही, ऑल्दो ये दोनों सेम ही फोर्स से लड़ रहे थे। हुआ क्या था, क्यों, वाई एंड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, बताएंगे। हुआ क्या था ना, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ, यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। यूएस ड्रॉप द बॉम्ब इन द सिटीज ऑफ जापान विदाउट इन्फॉर्मिंग यूएसएसआर टू एंड द वॉर। अभी हमने क्या देखा, अलाइड फोर्सेस यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक ही टीम में, लेकिन यहाँ पे यूएस ने क्या करा, उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। उस वक्त के यूएसएसआर के लीडर थे स्टालिन, ठीक है ना। स्टालिन हैड नो आइडिया कि यूएस क्या करने वाला है, बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है। यूएस बॉम्ब ड्रॉप करेगा जापान के ऊपर, स्टालिन यानी कि यूएसएसआर को कोई भी आइडिया नहीं है अभी तक। रादर यूके और फ्रांस को आइडिया था, यस यू कैन से कि दे न्यू कि बॉम्ब ड्रॉप होने वाला, बट यूएसएसआर को आइडिया नहीं था। यहाँ आता है इनके बीच में पहला दरार, पहला कन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है इनके बीच में यहाँ, क्योंकि एक ही फोर्स में है ना, तो आप कुछ अगर कर रहे हो तो आप बिना इन्फॉर्म किए तो नहीं कर सकते। तो उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, वॉर ख़त्म हो गया, एंड हो गया। यूएसएसआर बिल्कुल भी चौंक गया कि मुझे बिना बताए लाइक एक ही टीम में रह के इतना बड़ा ये हो गया। इनके बीच में पहला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ स्टार्ट होता है, बट यूएस ने बिना बताए बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है याल्टा कॉन्फ्रेंस के वक्त ना क्या हुआ था, डिसाइड हुआ था, इट वॉज डिसाइडेड दैट यूएसएसआर विल गेट एशियन टेरिटरीज ऑफ जापान आफ्टर विनिंग। जब जीत जाएगा तो यूएसएसआर को ना एशियन टेरिटरीज ऑफ जापान मिल जाएगा। ये मतलब डिसाइड किया गया था कॉन्फ्रेंसेस में कि जब जीत जाएगा तो यूएसएसआर को कुछ जापान की टेरिटरीज दे दी जाएगी, ठीक है ना। जीतने के बाद किधर की टेरिटरीज दी जाएगी, डेफिनेटली वो एशियन टेरिटरीज जो है कुछ कुछ उसमें से दे दिया जाएगा। सो यूएसए एंडेड द वॉर टू डिमार्केट द थिंग्स अकॉर्डिंगली। यूएसए ने देखा कि टेरिटरीज इसे क्यों मिलेगा, एक काम करते हैं हम ही वॉर एंड करते हैं। अभी रीज़न समझ में आया होगा क्यों यूएसए ने तुरंत आके बॉम्ब मतलब ड्रॉप कर दिया, है ना। बॉम्ब ड्रॉप करने में इसका सबसे बड़ा और सबसे मतलब मेजर इम्पॉर्टेंट जो था ना, उसको ये था
कि मैं वॉर ख़त्म करूँगा और मैं चीज़ों को अपने हिसाब से डिमार्केट करूँगा। मतलब वॉर मैंने एंड करा, अब सारी चीज़ मेरे कंट्रोल में। मैंने वॉर एंड करा, किसको क्या टेरिटरीज मिलेगी, कौन लीड करेगा नहीं करेगा, मतलब एवरीथिंग गोज इन माई हैंड नाउ। आई विल डिमार्केट द थिंग्स अकॉर्डिंगली। ये यूएसए ने सोचा, इसीलिए यूएसए ने खुद को मतलब दिखाने के लिए उसने क्या करा, डिमार्केट करने के लिए उसने बॉम्ब ड्रॉप करके वॉर को ख़त्म कर दिया। बिकॉज ये डिसाइड हो रखा था ऑलरेडी कि यूएसएसआर को जापान की कुछ टेरिटरीज मिलेगी, एशियन टेरिटरीज मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये था सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए, it was an indirect threat for USSR to show that USA had so many powerful nuclear weapons. It also suggested that US action was intent to stop the Soviet Union for making military and political gains in Asia and elsewhere, and to slow and to show Moscow that US was supreme. यहाँ पे कहा जाता है कि यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप जो करा ना, वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट थ्रेट था। किसके लिए? यूएसएसआर के लिए। क्यों इनडायरेक्ट थ्रेट था? ये दिखाने के लिए कि आई एम वेरी मच सुपीरियर, मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। जो बॉम्ब्स ड्रॉप करा था ना, लिटिल मैन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज आई थिंक ऑफ अराउंड 5 kg टन, ज़्यादा की नहीं थी, ये सिर्फ 5 kg टन की थी। एंड फैट मैन वॉज अराउंड 12 kg टन, okay, approximately, if I'm not actual, then if I'm not sure about the actual, then 5 kg and 12 kg टन। तो उसने बस बताया, एक हिंट दिया कि मैंने 5 kg and 12 kg की बस एक ट्रायल दिया था। आई हैव मैनी मोर न्यूक्लियर वेपन्स, मेरे पास एज सच बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट थ्रेट दे रहा था यूएसएसआर को कि अब अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल गेम्स, मतलब जो भी बना रहे हो इक्विपमेंट्स, ये वो स्टॉप कर दो एल्सवेयर। और मॉस्को को बेसिकली बताना था कि मैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम हूँ, तुम सब जितनी भी कोशिश कर लो, जो भी कर लो, मेरे पास ये सारी चीज़ें। मतलब एक काइंड ऑफ दिखा रहा था वो कि किसी और पे हमला करके ये दिखाना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें मेरे पास है, अगर मैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो मुझे तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो समहाउ यूएस वांटेड टू शो और गिव अ थ्रेट टू यूएसएसआर। ये बात ऐसे तो नहीं है कि यूएसएसआर समझ नहीं पाया, यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर के लीडर स्टालिन बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि यूएसए ने हमें थ्रेट दिया है। यूएसएसआर नेवर स्टॉप्ड मेकिंग देयर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने कभी स्टॉप नहीं करा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद भी हमेशा वेपन्स को बनाते ही रहे। ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास वेपन्स था तो यूएसएसआर के पास नहीं था। इक्वल टू यूएसए, यूएसएसआर के पास भी वेपन्स था, सेम ही था। मतलब इतना था कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। तो यूएसएसआर को समझ में आ गया बात कि यूएसए हमें थ्रेट दे रहा है, सो वो भी अपना वेपन्स वगैरह को मतलब लाइक कंटिन्यू ही रखा बनाना। ठीक है ना, उसने कभी स्टॉप नहीं करा। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हमने देखा, 3-4 कन्फ्लिक्ट्स। इतना तो रीज़न समझ में आ गया होगा अभी क्यों इनके बीच में वॉर स्टार्ट हुआ, क्यों इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो बेसिकली कि क्यों स्टार्ट हुआ, समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये कन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर ही क्यों रह गया। वाई डिड इट नॉट टर्न इनटू अ हॉट वॉर, यानी कि एक फिजिकल वॉर में क्यों टर्न नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट वर द थिंग्स। पहले तो इसको समझने के लिए, कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही बनाए रखने के लिए हमें एक टर्म देखना होगा, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। क्या है लॉजिक ऑफ डिटरेंस? इससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो कोल्ड वॉर है ना, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था वो जापान का बॉम्ब ब्लास्ट। मतलब जापान में जो हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, दोनों के लिए कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर ही बनाए रखने का इसीलिए था। यूएसएसआर भी समझ गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर वहाँ यूज़ हो रहा है तो मेरे ऊपर भी यूज़ हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम यूएसएसआर का न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यूएसए को भी पता था, तो दोनों को ही समहाउ आइडिया था। ओके, तो ये कोल्ड वॉर क्यों था देखते हैं। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या कहता है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस, बोथ साइड्स हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स था। Both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. इन दोनों के पास, किसकी बात हो रही है? यूएसए एंड यूएसएसआर,
इन दोनों के पास इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर ये इस पे गिराता, ये इस पे गिराता, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना ज़्यादा हार्म हो जाएगा कि इम्पॉसिबल होगा बताना यूएसए जीता है या यूएसएसआर जीता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस सबसे पहले बात ये बताता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स था और ये बात दोनों ही जानते थे, इसीलिए दोनों कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे विनर डिक्लेयर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट, both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. अभी अगर वॉर एक तरफ से होता भी है, ठीक है ना, चलो यूएसए ने सपोज न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स गिराएगा इसके पास, तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना इन दोनों का, मतलब वेपन्स गिराने के बाद, कि वॉर को इनिशिएट करना ये लोग दोनों सोच भी नहीं सकते, मतलब ये लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन छोटा मोटा नहीं होगा। बड़े बड़े उन लोगों ने टन्स में बना रखा है वेपन्स, एक गिराएंगे, दो गिराएंगे, एवरीथिंग इज़ गॉन, मतलब सब चीज़ बर्बाद। तो ना यूएसए बच जाएगा ना यूएसएसआर बच जाएगा, और दोनों में ये कैपेसिटी है, दोनों को पता है, इसीलिए ये दोनों कन्फ्लिक्ट्स को कन्फ्लिक्ट्स ही रख रहे हैं, मतलब कोल्ड वॉर तक ही रखना प्रेफर कर रहे हैं। ओके, लास्टली, बोथ साइड्स हैव टू बिहेव रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली। अभी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, ये दोनों ही वर्ल्ड को बाइपोलर में डिवाइड किए, हमने देखा है ना। तो ये दोनों वर्ल्ड को बाइपोलर में डिवाइड किए, ये दोनों सुपर पावर्स हैं, in the sense that they understood the risk in fighting war that might involve the two powers, and not only they would be involved, the world peace would also destroy. ये दोनों को यूएसए एंड यूएसएसआर को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि दोनों सुपर पावर्स यही दोनों हैं, अगर ये दोनों आपस में वॉर करते हैं तो ये वॉर इन दोनों के बीच में नहीं होगा, the entire world will somehow get related। और इससे क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, अभी सबने देखा, कॉन्सिक्वेंसेस सबने भरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबने देखा, ठीक है ना। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस पे करने के लिए वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी, इसीलिए इनको माना जाता था, यूएसए एंड यूएसएसआर को, कि ये बहुत रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले करें, क्योंकि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दे वेर द ओनली टू सुपर पावर्स। तो अगर वो दोनों वर्ल्ड की पीस के लिए नहीं सोचेंगे, देन फिर तो मतलब छोटे मोटे कंट्रीज तो आपस में कन्फ्लिक्ट्स करते ही रहेंगे। इसी वजह से इन दोनों को बहुत ज़्यादा रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले करना पड़ा। तो इसीलिए इन लोगों ने मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट्स है उसको कन्फ्लिक्ट्स तक रखा, हाँ कोल्ड वॉर ज़रूर रखा, बट उन्होंने इसको हॉट वॉर में कन्वर्ट करने का नहीं सोचा, क्योंकि द एंटायर वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी टू फेस अनदर वॉर, क्योंकि वर्ल्ड की पीस ऑलरेडी ख़राब हो रखी थी एंड अभी तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। इट वॉज नॉट ओके फॉर बोथ ऑफ देम कि वो दोनों सुपर पावर्स वापस से कोई एक मतलब वॉर स्टार्ट करे जिसमें फिर से पूरा वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड पूरा उलझ जाए, और ये लोग इसीलिए चाहते थे कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखें। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दे प्रिवेंट वॉर बट नॉट राइवलरी। उन्होंने क्या करा, रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने के लिए उन्होंने वॉर को प्रिवेंट करा, यूएसए एंड यूएसएसआर ने वॉर को प्रिवेंट करा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट करा क्या, वॉर, बट नॉट राइवलरी। उन्होंने वॉर को प्रिवेंट करा बट दुश्मनी प्रिवेंट नहीं करा, मतलब दे न्यू कि हमें वॉर नहीं करना है बिकॉज वी आर दी टू सुपर पावर्स, बट इनकी आपस की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हुई। वॉर को रोक दिया, वॉर को प्रिवेंट कर दिया, मतलब समहाउ इन्होंने सोच लिया कि ये कोल्ड वॉर ही रहेगा, हॉट वॉर नहीं कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये दुश्मनी आपस में कभी ख़त्म नहीं हुआ, कि ये हमेशा बढ़ता ही गया इन लोगों का, ठीक है ना। ओके, नाउ लास्टली मतलब एक क्यूरियोसिटी होगा मन में कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स, व्हाई डिड इट रिमेन कोल्ड वॉर एंड नॉट हॉट और शूटिंग वॉर। तो ये सारे रीजन से ये टर्म और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि वाई इन्होंने कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही रखा, हॉट और शूटिंग वॉर नहीं बनाया, ठीक है ना। इन्होंने बड़ा रिस्पॉन्सिबली एंड
रैशनली बिहेव करा, एंड इसी के वजह से एंड दस इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। इनके रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनली बिहेव करने की वजह से आज ह्यूमन सर्वाइवल जो है, मतलब ह्यूमन जो भी सर्वाइव कर पा रहे वो जस्ट बिकॉज यूएसए एंड यूएसएसआर बिहेव्ड वेरी रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली, इसीलिए आज ह्यूमन सर्वाइवल है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता देन इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज हु वुड नॉट गेट इनटू द कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं होता, और अगर कन्फ्लिक्ट में घुसते तो फिर कुछ नहीं बच जाता है ना। तो इसीलिए इन लोगों ने वॉर को कोल्ड वॉर ही रखा एंड समहाउ उन्होंने अपनी दुश्मनी बरकरार रखी, मतलब दुश्मनी चल रहा था बट वॉर को उन्होंने प्रिवेंट कर लिया, और वॉर प्रिवेंट करने की वजह से ह्यूमन सर्वाइवल आज भी है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप कि आपको कोल्ड वॉर क्या है, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती थी, कोल्ड वॉर ही क्यों रहा, ये समझ में आया होगा। ओके, ये दोनों सुपर पावर्स आगे यूएसए और यूएसएसआर इमर्ज कहाँ से हुए एंड ऑल विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, और आपको अगर कुछ और भी टॉपिक्स जानना हो, या इन केस इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑन दिस, देन डू कमेंट बिलो बिकॉज आई एम रिफरिंग टू ऑल द कमेंट्स। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।